everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर्स के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और इस हफ्ते आपके लिए मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है शेयर करने के लिए। शुरू करते हैं यूरेनस के साथ। तो रिसेंटली नासा के साइंटिस्ट ने वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के 1980s के डेटा और कंप्यूटर मॉडल को रीएनालाइज किया एंड दे केम अप विद द सॉल्यूशन कंक्लूजन कि यूरेनस के जो 4 बड़े मून्स है टाइटेनिया, एरियल, ओबेरॉन एंड उम्ब्रियल, इनके आइसी सरफेस के नीचे डीप ओशियंस हो सकते हैं। तो पहले माना जाता था कि ये जो मून है ये अपनी हीट को प्रिजर्व नहीं रखते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर मॉडल्स यूज किए गए इन द स्टडी वो बताते हैं कि जो मून का सरफेस है वो अच्छे से इंसुलेटेड है। जो ओशियंस को जो हीट चाहिए, इंटरनल हीट चाहिए ओशियन को मेंटेन करने के लिए, वो हीट को वो प्रिजर्व रख सकते हैं, इनफ इंसुलेटेड। और साथ ही में माना जा रहा है कि इन ओशियन में हाई अमाउंट में पाया जाएगा अमोनिया एंड क्लोराइड्स, जो कि एंटी फ्रीज का काम करते हैं, ओशियंस को फ्रीज करने से रोकते हैं। चलिए दूसरी न्यूज पर आते हैं। दिस इज फ्रॉम द लद्दाख। तो रिसेंटली अरोरा जैसे डार्जलिंग लाइट को कैप्चर किया गया लद्दाख से। सो बेसिकली ये क्या था, सार आर्क, स्टेबल अरोरल रेड आर्क। तो आपको पता है अरोरास कैसे बनते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और गैशियस आयन से बने होते हैं, जो स्पेस में अल्ट्रा हाई स्पीड से मूव करते हैं। लेकिन जनरली अरोराज में वेरिएबल कलर्स होते हैं जो डायनामिक पैटर्न में अपीयर होते हैं। बट जो सार आर्क होता है ये एक रेडिश लाइट का बैंड होता है स्काई में। ये सिंगल फिक्स्ड कलर होता है एंड स्टैटिक होता है, डायनामिक ना होके ये स्टैटिक रहता है। तो ये लद्दाख में ऑब्जर्व होना ये बड़ी बात थी, क्योंकि ये जो अरोराज होते हैं कहाँ पे देखे जाते हैं, पोलर रीजन्स में, और लद्दाख जो है वो बहुत दूर है। तो इनको ऑब्जर्व करना तो रेयर है ही, और उसको कैमरे में कैप्चर करना उससे भी ज़्यादा रेयर। लेकिन द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी अबव माउंट सरस्वती, दिस ऑब्जर्वेटरी मैनेज्ड टू रिकॉर्ड द हैपनिंग। लद्दाख के साथ साथ यूरोप और चाइना में भी ये देखा गया। आखिरी बार 2015 में ये फिनोमेनन देखा गया था। हम आते हैं अगली न्यूज़ पे। ट्रॉपिक्स मिशन, नासा और रॉकेट लैब ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किए 2 क्यूबसैट्स फॉर स्टॉर्म ट्रैकिंग। ट्रॉपिक्स बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, टाइम रिजॉल्व्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन स्ट्रक्चर एंड स्टॉर्म इंटेंसिटी विद अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्मॉल सैट्स। तो ये ट्रॉपिक्स का पूरा फुल फॉर्म है। ट्रॉपिक्स वो मिशन है जिसमें 4 आइडेंटिकल क्यूब सैट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू ऑब्जर्व ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो जो ट्रेडिशनल वेदर ट्रैकिंग सैटेलाइट्स होते हैं उनसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्यूब सैट्स डेटा कलेक्ट करते हैं। They are going to provide rapid refresh microwave measurements over the tropics, जो कि ट्रोपोस्फेयर के थर्मोडायनेमिक्स और स्टॉर्म सिस्टम के प्रेसिपिटेशन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने में यूज किया जाएगा। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन ये ऑफर कर रहा है हमें, ये मिशन ट्रॉपिक्स मिशन ऑफर कर रहा है टू मेजर एनवायरमेंटल और साथ में इनर कोर कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर नियरली ग्लोबल स्केल पे। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं। नैनो QUIC, दैट इज नैनो पार्टिकल इनहांस्ड क्वेकिंग इंड्यूस्ड कन्वर्जन। ये एक नई डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रिसर्चर्स ने डेवलप की, एंड दिस इज गोइंग टू बी फास्टर एंड मोर एक्यूरेट इन डिटेक्टिंग द न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि एल्जाइमर्स, पार्किंसंस एंड क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज इन एनिमल्स। तो ऐसी न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस को ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा एक्यूरेटली डिटेक्ट करेगी ये टेक्निक।
इन सभी डिजीजेस में जो कॉमन फीचर है वो होता है द बिल्डिंग अप ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना बहुत क्रूशियल होता है टू डायग्नोज दीज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस। तो अभी ये काम हमारे लिए एलाइजा टेक्निक करते हैं और इम्यूनोकेमिस्ट्री करती है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग टेक्निक्स हैं। नैनो क्यूआईसी एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग NIH रॉकी माउंटेन लैबोरेटरीज की रियल टाइम क्वैकिंग इंड्यूस्ड कन्वर्जन यानी कि RTQIC ऐसे टेक्निक है, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है नैनो क्यूआईसी। तो बेसिकली RTQIC ऐसे में होता क्या है कि नॉर्मल प्रोटीन को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन के साथ शेक किया जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होती है और ये प्रोटीन मल्टीप्लाई करते हैं और इनको डिटेक्ट करना आसान होता है। अगर हम RTQIC एक्सपेरिमेंट में 50 नैनोमीटर सिलिका नैनो पार्टिकल्स इनकॉर्पोरेट कर दे तो यही जो डिटेक्शन टाइम है अब वो 14 आवर्स से घट के हो जाता है 4 आवर्स, और जो सेंसिटिविटी होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। सो दिस इज हाउ नैनो क्यूआईसी इम्प्रूव्ड द एग्जिस्टिंग टेक्निक। अगली न्यूज पर आते हैं। इंडिया फर्स्ट पॉड टैक्सी, इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने हाँ भर दी है और ये पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है लोकेटेड है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में, जो कि 12 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और करीब 12 स्टॉप्स बीच में होंगे। पॉड टैक्सीज ऑटोमेटेड एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोड ट्रैफिक को अवॉइड करेगी एंड फिक्स नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और आगे आने वाले समय में मोस्ट एडवांस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये। सिग्निफिकेंस की बात करें तो पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम आगे हमें ले जा रहा है और साथ में मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री। इको फ्रेंडली तो है ही, ऑटोमेटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रहा है पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। अगली न्यूज पर आते हैं तो IIT मद्रास एंड DRDO के रिसर्चर्स ने मिलकर डेवलप किया है एक नया सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन विच कैन बी रियली यूजफुल फॉर द नेवी। पीएजो इलेक्ट्रिक MEMS टेक्नोलॉजी, तो मैं कहूँगी पीएजो इलेक्ट्रिक MEMS टेक्नोलॉजी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस थिन फिल्म्स, जो कि एकॉस्टिक्स एंड वाइब्रेशन सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए काफी यूजफुल है। अगली न्यूज पर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट MDT, या हम इसको कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट MRT, तो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो ये एक इनोवेशन प्रोसीजर है जिसमें कि मदर से ऑफस्प्रिंग में कोई इनक्यूरेबल डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोका जा सकता है। तो इसको हम 3 पेरेंट बेबी का नाम भी देते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो मदर है उसके जो एग का या मैं कहूँ ओवम का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बेसिकली आप कह लीजिए सिक माइटोकॉन्ड्रिया या फिर दैट इज नॉट हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या करते हैं मदर के एग से न्यूक्लियस निकालते हैं बिकॉज न्यूक्लियस इज हेल्दी, माइटोकॉन्ड्रिया वाज अनहेल्दी, और फिर डोनर का एग सेल लेते हैं जिसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास होता है हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब मदर के न्यूक्लियस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है जो डोनर का जो एम्प्टी एग था उसके अंदर, एंड देन फिर फर्टिलाइजेशन होता है फादर के स्पर्म के साथ। तो इस प्रोसेस में
3 इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको 3 पेरेंट बेबी का नाम दिया गया। लेकिन बता दिया जाए कि ओवर 99.8% जो बेबी का डीएनए होता है वो बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर से ही ओरिजिनेट होता है। 3 parent babies simplifies the concept of highlighting the contribution of an additional donor, कि भाई यहाँ पर एक और डोनर की जरूरत पड़ रही है इन दी IVF प्रोसीजर, जस्ट उसको हाईलाइट करने के लिए 3 parent babies का नाम दिया गया। हम अगली न्यूज पर आते हैं, पैन जीनोम। तो 2003 में पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया था, राइट। साइंटिस्ट ने अब एक नया इंप्रूव्ड एडिशन निकाला हुआ ह्यूमन जीनोम का, जिसको हम कह रहे हैं पैन जीनोम, जिसमें कि ज्यादा डाइवर्सिटी कैप्चर की गई है ह्यूमन जेनेटिक्स की। तो जो पहले जो जीनोम था वहां पे यही प्रॉब्लम फेस की गई थी कि डाइवर्सिटी नहीं थी, ठीक है, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी अलग अलग इंडिविजुअल्स से जो जीनोम लिया गया। But now the Human Pangenome Reference Consortium has already compiled the genomes of 47 individuals from various backgrounds, और आगे नेक्स्ट ईयर के मिड तक प्लान है कि ये नंबर बढ़ा के 350 तक कर दिया जाएगा। तो हाफ से ज्यादा जो जीनोम है वो अफ्रीका से आए हैं, एंड अमेरिका और एशिया से भी अच्छे परसेंटेज में जीनोम लिए गए हैं, और आगे आने वाले समय में दूसरे रीजन और बैकग्राउंड से भी जीनोम लेने का यहाँ पर एफर्ट है। नाउ व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट इन द हेल्थ एंड डिजीज रिसर्च? ये बहुत ज़रूरी है कि एक डाइवर्सिफाइड वे में हम जीनोम कलेक्ट करें ह्यूमन का। अगली न्यूज है रिगार्डिंग कॉस्मिक एक्सप्लोजन। तो स्केरी बार्बी, द लार्जेस्ट कॉस्मिक एक्सप्लोजन। एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली सबसे बड़ा कॉस्मिक एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया, जिसका फायरबॉल हमारे सोलर सिस्टम से करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा। And coming to the last news here, asteroid 2023 HG1 hurtling through space towards Earth at 7,200 किलोमीटर पर आवर। तो नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने ये डिटेल रिलीज की कि 5 एस्टेरॉइड्स हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एस्टेरॉइड 2023 HG1 is currently traveling towards Earth और 7,200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड इसका साइज बताया जा रहा है कि एक घर के बराबर है। एस्टेरॉइड्स की बात करें तो एस्टेरॉइड्स आर रेमिनेंट्स। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तब जो रेमिनेंट्स थे वो एस्टेरॉइड्स बनाते हैं। ये डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के होते हैं, एंड ये प्लैनेट्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। इनका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, रफ आउटलाइंस होती हैं, राइट। अगर बात करें तो ज़्यादातर जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो रॉक टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ मेटल्स से बने होते हैं, कुछ के पास क्ले होता है, और मेटल की बात करूं जैसे कि निकल एंड आयरन। तो ये थी इस हफ्ते की सारी न्यूज। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। श्वेता मैम _TB इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आने वाले सभी सेशंस के आपको लिंक मिल जाएंगे। एंड जोश इज द कोड ऑफ आवर टीम। तो CDS FCAT CAPF की प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम आपके साथ पूरी मेहनत कर रही है, और आप भी हमें ज्वाइन करिए। जस्ट यूज द कोड जोश, आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पर। हियर इज द मैसेज ऑफ द डे। योर एटीट्यूड इज लाइक अ प्राइस टैग, इट शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।